हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सो नेशनलिज्म इन इंडिया एक बार जान लेते हैं हिस्ट्री में हमने क्या किया है अभी तक। क्लास 10th हिस्ट्री, एज यू आर द ब्लेस्ड बैच इन कंडीशंस ऑफ सिलेबस, राइट? उस कंडीशन में आप ब्लेस्ड है क्योंकि आपका सिलेबस काफी डिडक्ट हो गया है। तो ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना टाइम आपको बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए भी मिल गया है और सिलेबस भी डिडक्ट हो गया है। तो इससे अच्छा ज्यादा टाइम कोई हो ही नहीं सकता जब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और बाकी आपकी हेल्प के लिए हम कर ही रहे हैं। तो चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पढ़ी हमने पूरी यूरोप की हिस्ट्री, समझा यूनिफिकेशन मेजर कंट्रीज का, ब्रिटेन का, जर्मनी, ग्रीस का, इटली का, राइट, बाल्कन्स की केस स्टडी पढ़ी हमने, जाना वर्ल्ड वॉर 1 का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन, राइट। तो कहीं ना कहीं दैट चैप्टर वाज एंटायरली डिवोटेड था आपका इंटरनेशनल हिस्ट्री, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हमने, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। बट क्लास 10th का ये चैप्टर आपको लेके आता है वापस अपनी कंट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, राइट। तो इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल नया चैप्टर नहीं है। आपने क्लास 8th में, एज आई ऑलवेज से, कि 10th की एसएसटी एंटायरली 8th की एसएसटी पे बेस्ड है, स्पेशली ज्योग्राफी मैंने आपको बताया। अगर अभी बात करूं इस चैप्टर की हिस्ट्री की, तो ऑफ कोर्स चैप्टर 1 वाज नथिंग टू डू विद क्लास 8th, क्योंकि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री 8th में पढ़ी नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ने लगे क्लास 9 से। 9th में हमने फ्रांस समझा, हमने रशिया का रिवॉल्यूशन जाना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जाना, वी डिड हिटलर, राइट। ये सब पढ़ने के बाद 10th की हिस्ट्री में द फर्स्ट चैप्टर हमने बाकी की यूरोपियन कंट्रीज अलोंग विद फ्रांस, वी रेड द डिटेल्स ऑफ इट्स यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म। चैप्टर 2 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, इस साल के लिए, वो अगेन आई वुड से ये आपको इंडियन हिस्ट्री में लेके जाएगा। क्लास 8th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कंटेम्पररी हिस्ट्री, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, एंटायरली बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री, राइट। वहां पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1857 का रिवॉल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज। आफ्टर दैट 1947 तक भी वो हमने बहुत सारे लीडर्स का रोल पढ़ा, हमने जाने बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स, वी टॉक्ड अबाउट सॉल्ट मार्च, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, बहुत सारी मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, बहुत सारी चीजें हमने जानी, अपने नेशनल फाइटर्स सबके बारे में जाना, राइट। तो ये चैप्टर फिर क्या डिफरेंट है इसमें? क्वेश्चन यही आता है कि जब 8th में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरा 1857 से स्टार्ट होके 1947 तक, तो ये चैप्टर में क्या है, दैट इज व्हाट डिफरेंट इन दिस। तो हम जानेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले दिमाग से निकाल देना कि ये आपको डे 1 जब ब्रिटिशर्स आए थे तब से लेकर लास्ट डे जब ब्रिटिशर्स गए इंडिया छोड़ के, तब तक की हिस्ट्री बताएगा? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो एसएसटी में सबसे पहले समझना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, अदरवाइज दिस कोर्स इज सो वास्ट। बट क्योंकि हमें ध्यान रखना है टू स्कोर द बेस्ट, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में आता है, राइट। तो टारगेट पे आते हैं वापस से, नेशनलिज्म इन इंडिया, द चैप्टर वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स। एसएसटी में चैप्टर वेटेज नहीं होता है, बट यूनिट वेटेज है। हिस्ट्री 20 मार्क्स के 2 ही चैप्टर है, एवरेज लेके चलो तो 10 मार्क्स का एक चैप्टर है जो हम यूरोप वाला नेशनलिज्म कर चुके हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म समझते हैं व्हाट दिस चैप्टर एक्चुअली डील्स। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी इंडियन हिस्ट्री पूरी नहीं बताएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा है। दिस चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट मेजरली 10 to 20 ईयर्स, 10 से 15 साल, 20 साल की एक हिस्ट्री जो 1920 से 1930-35 तक कंप्लीट हो जाती है। वो वाली हिस्ट्री में ये चैप्टर आपको लेके जाने वाला है। और वो हिस्ट्री थी जब हमारे एक सुपर हीरो आए। एवरीबडी नोज अबाउट द नेम ऑफ दैट सुपर हीरो। ये सुपर हीरो थे महात्मा गांधी जी, राइट। सो आवर फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी जी, उनका ही रोल इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले वो कैरेक्टर जो आपको इस चैप्टर में कम से कम इनका नेम 100 टाइम्स मिलेगा, वो है आपके महात्मा गांधी। तो चैप्टर टॉक्स अबाउट ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनलिज्म में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, और यहां पे हम इस चैप्टर में, एज आई टोल्ड यू, 1920 से मैक्सिमम 1940s तक की हिस्ट्री में आपको लेके जाएगा। एंड दिस चैप्टर ऑल्सो डील्स विद 2 मेजर मूवमेंट्स। ये चैप्टर आपको 2 मूवमेंट्स की डिटेल्स बताता है। दीज 2 मेजर मूवमेंट्स आर, द फर्स्ट वन
प्लीज अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इन दो मूवमेंट्स के पीछे ही पूरा, इसके आसपास पूरा चैप्टर घूमता है. द फर्स्ट मूवमेंट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट, एनसीएम. हम उसको पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलने की बजाय आई विल यूज द एब्रिविएशन एनसीएम, सो यू शुड गेट यूज टू इट. दैट इज एनसीएम स्टैंड्स फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एंड सेकेंड मूवमेंट जिसके पीछे ये पूरा चैप्टर घूमता है, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट इज सीडीएम. तो हम बोलने वाले हैं इन दो चैप्टर्स को एनसीएम, इन दो मूवमेंट्स को एनसीएम एंड सीडीएम, राइट चिल्ड्रन. तो ये चैप्टर आई गेस आपके दिमाग में भी समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है. लेट मी गिव यू अ समरी इनिशियली कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से. जैसा मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आपको 1857 या उससे पहले ब्रिटिशर्स जब आए थे ट्रेड के लिए, दे केम फॉर ट्रेड एंड दे एस्टैब्लिश टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया उनका, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ऐसा कुछ भी हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले, वो ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं. तो यहाँ हम जानेंगे गांधी जी के टाइम से, राइट. और उससे पहले 1914 का टाइम, जब वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें इंडिया डायरेक्टली इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिया ने, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि थे कौन, we had those powers, that is elite powers and excess powers. तो हम पार्ट थे, we were from this excess powers, जहां पे हमें सेंट्रल पावर्स एंड elite powers, और हमें कहीं ना कहीं क्या करना था, elite powers को सपोर्ट करना था, because we were colonized, हमारे ऊपर था कॉलोनियल रूल. तो we had to be पार्टिसिपेंट, हमें कई तरह से उनको हेल्प करनी पड़ी थी. और यही रीजन था कि वर्ल्ड वॉर 1, जैसे हर इफेक्ट, हर वॉर के इफेक्ट क्या होते हैं, देयर आर नेगेटिव इफेक्ट्स, यही हुआ इंडिया के साथ में. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी स्पेशली, राइट, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ. एंड फिर चैप्टर स्टार्ट होता है जब गांधी जी इंडिया आए, व्हेन ही सॉ द सिचुएशन, और कैसे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इंडिया को जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें वो रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें रूल करने दे रहे हैं. Nobody can dominate you until unless you don't let the people dominate you, and they did it. So they started doing. यही बताया गांधी जी ने. And then he explained कि क्या तरीके हैं, what are the various ways how he believed in सत्याग्रह. हम गांधी जी की आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, विच इज लाइक, अगर एक लिटरल टर्म बोलूं उसके लिए सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है, फॉलोइंग ट्रुथ, दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड इन. उन्होंने कहा कि अगर सच है, अगर कॉज सच्चा है, इनोसेंट है, रॉन्ग नहीं है, इफ यू आर फाइटिंग फॉर द कॉज, यू डोंट नीड टू फाइट फिजिकली. आपको किसी को हैरेस करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कॉज सच है, अगर आपका रीजन प्योर है, राइट. दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड इन. तो यही गांधी जी की आइडियोलॉजी हमने ये चैप्टर में समझनी है बेटा. एंड उसके बाद एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर, क्योंकि इस यूनिट का नेम ही है, आप हिस्ट्री का यूनिट 1 का नेम पढ़ेंगे तो यूनिट नेम इज इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. तो ये पूरा चैप्टर भरा हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स, बट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लाइक द इवेंट स्टार्ट्स विद खिलाफत मूवमेंट, रॉल अटैक, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन इट हैज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च हमारी, राइट, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स पढ़ेंगे हम, कांग्रेस के सेशंस जानेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ ये चैप्टर हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिक्स हम ऑलरेडी जानते हैं. तो यू गाइज विल बी एबल टू रिलेट, है ना. वहां पे क्या था, यूनिफिकेशन में सब कुछ नया पढ़ा था, यूरोप के यूनिफिकेशन में. इंडिया में हाँ, जलियांवाला बाग सुनते ही याद आता है इंसिडेंट्स, मूवीज भी देखी है हमने, बहुत सारी मूवीज देखी है, बुक्स पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाएंगे. तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, इंडिया एसएसटी क्लास 10th की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. स्कोरिंग भी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है. एंड वन मोर बेनिफिट, आपका जो मैप वर्क आता है, दैट इज ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर. हिस्ट्री से मैप वर्क एक ही चैप्टर से आता है, तो 2 मार्क्स आपके फ्री के हैं इस चैप्टर से, दैट इज मैप वर्क ऑफ हिस्ट्री. और वो भी इतना ब्यूटीफुल कि आपको प्लेस मार्क नहीं करना है मैप में, इट विल बी ऑलरेडी मार्क्ड, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके उसका नेम लिखना है. तो वो मैप वर्क भी आपको इस चैप्टर में करवाया जाएगा एट द लास्ट डे. तो ये चैप्टर बेटा क्योंकि लेंदी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, प्रोसेसेस है, तो लेंदी तो है, बट हमें क्या करना है, अगर लेंदी है तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को डिवाइड करके थोड़े थोड़े इवेंट्स पे पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर आई हैव डिजाइन फॉर यू, आई हैव प्लान्ड इट फॉर यू इन 5 days. तो डे 26 से डे 30 द लास्ट डे हम करने वाले हैं ये चैप्टर कंप्लीट, और इसके साथ ही आपका मोस्ट वांटेड सीरीज फॉर सोशल स्टडीज विल एंड. बट येस, यू विल बी हैविंग दोज लाइव डाउट सेशंस every Saturday.
सो चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ ब्रीफ कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। तो अब इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो टाइम आपका हो गया ये 1914 से 1918 अराउंड 1819 आपका वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये हम जानेंगे यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट्स। So first of all, the war created a new economic and political situation. ये इस लाइन से exactly yes, ये लाइन ही आपके क्वेश्चन में आ जाती है। एक्सप्लेन, एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 ने इंडिया की पॉलिटिक्स और इंडिया की इकोनॉमी दोनों को क्या कर दिया, हिला के रख दिया, बहुत सारे चेंजेस कर दिए। कैसे? द फर्स्ट चेंज, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स वॉर होगा तो क्या सबसे ज्यादा चाहिए, डिफेंस में खर्चा होगा, राइट? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए। और ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को कैसे, मतलब पैसे कहां से आए इतना सारा एक्सपेंडिचर करने के लिए? इट वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। वॉर के नेम पे लोन्स लिए गए यूरोपियन कंट्रीज से जो स्ट्रांग थी, स्पेशली अमेरिका, एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। एक तो लोन ले लो, और इंडियंस पे, इंडियन सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ा, हमसे टैक्सेस ज्यादा कर दिए गए, हमारा पैसा लेके वॉर फाइट किया गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च हुआ। नेक्स्ट थिंग, कस्टम ड्यूटीज, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ टैक्सेस ओनली। तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस होते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। तो ये पैराग्राफ आपका रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इम्पैक्ट, ये इफेक्ट्स बता रहा है आपका वर्ल्ड वॉर 1 पे। तो पहला क्या किया गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए। वो 2 तरह से फाइनेंस हुए, पहले वॉर लोन्स और दूसरे टैक्सेस। तो टैक्सेस में एक तो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, दे वर हायर्ड अप, एंड सेकंड थिंग इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये हुआ हमारी सोसाइटी में चेंजेस, हमारी इकोनॉमी में चेंजेस। नेक्स्ट थिंग, और क्या हुआ इसका इम्पैक्ट, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई, डबल हो गई बिटवीन 1913 एंड 18, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल। क्योंकि सामान कहां जा रहा था हमारा सारा, वॉर में। तो चाहे वो फूड हो, चाहे वो अदर रिक्वायरमेंट्स हो, एवरीथिंग वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू वॉर रिक्वायरमेंट्स। तो जो कम था, बिकॉज इससे क्या हुआ, फिर सप्लाई, जो नॉर्मल लोगों के लिए सप्लाई थी वो कम हो गई। अब क्या हुआ, जब सप्लाई कम है तो वर्थ बढ़ जाएगी, गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट्स द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्राइस बढ़ गई, कॉमन पीपल स्टार्टेड सफरिंग, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, कॉमन पीपल स्टार्टेड सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन, और यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई, हमें मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर भी मिला, सिर्फ इकोनॉमिक सफरिंग्स ही नहीं है यहाँ पे। We were forced to supply soldiers, हमें हमारी यूथ को वहां भेजना पड़ा वॉर में फाइट करने के लिए। तो they had to supply soldiers and force recruitment। आपने बेगार का नेम सुना है, क्लास 9 में भी हमने किया था बेगार। जबरदस्ती उन्हें रिक्रूट किया गया इन रूरल एरियाज, जिससे लोगों में ऑफकोर्स एंगर तो था ही, आपको जबरदस्ती, आपको वॉर में फाइट ही नहीं करना, आपकी कंट्री प्रेजेंट ही नहीं कर रही और आपको कर दिया, यू हैव टू फाइट। Economic hardship, social hardship, and then physically, mentally also you are being tortured. This is why there was an enormous anger in the minds of people. 1857 ने already वो spark कर दिया था, lit कर दिया था, right? And वो continue था। और जब ये World War 1 आया और उसके indirectly effects, जबकि हम part ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी पॉलिटी पे, एंड हमारी सोसाइटी पे पड़ा। The common people suffered like anything. दिस इज हाउ लोगों ने सोचा, टाइम टू रिबेल बैक, आ गया है टाइम जब लड़ना है वापस। जरूरत थी बस एक लीडर की जो गाइड कर सके, जो समझा सके कि करना क्या है, राइट? पीपल वर रेडी, लोग तैयार थे फाइट बैक करने के लिए, पता नहीं था करना कैसे है, राइट? तो उसके लिए आए फिर हमारे लीडर। तो दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडियन इकोनॉमी।
उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी जो कि एंटायरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और है उसकी भी बात करूं तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आई। वहां प्रॉब्लम्स कैसे आई? 1918, 1919 और उसके बाद 2021 तो वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट एंड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स एंड नहीं हुई। प्रॉब्लम्स एंड नहीं हुई। 18, 19 और 2021 ये 2 साल ऐसे हुए दैट क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेचुरली भी हम लोग सफर कर रहे थे, ये तो हमारे हाथ में था ही नहीं, वो तो था द वे वी वर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, बट ये तो हमारे हाथ में था ही नहीं। बट नेचुरली भी विदाउट ऑफ लाइक अनफोर्सीन रीजंस वी हैड टू सफर। तो ये 2 साल ऐसे हुए कि हमारी क्रॉप फेल हो गई इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द पार्ट्स पे, एंड दैट अगेन रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड। तो बेसिक नीड्स जो होती है ना बेटा वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। बेसिक नीड्स जो आपका फूड वाला पार्ट है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था, उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था। तो सप्लाई लेस हो गया, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लेस है, प्राइसेस क्या होंगी? प्राइसेस विल ग्रो, ऊपर जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी, यही हुआ। तो दैट वाज अगेन फाइनली किसको प्रॉब्लम आ रही थी? कॉमन मैन, ये कर रहा था सबसे ज्यादा सफर। ओके, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, क्रॉप फेलियर के अलावा, प्राइसेस इंक्रीज होने के अलावा, दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। नेचुरली भी ना हम लोगों ने बहुत भुगता। तो उसी टाइम पे एपिडेमिक दैट गोज ऑल लाइक एक साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ स्प्रेड हो जाती है इन द एंटायर एरिया। सो एन इन्फ्लुएंजा हमारी कंट्री में आ गया, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस, सेंसस जो हमारा डिपार्टमेंट है जो पॉपुलेशन काउंटिंग एंड स्ट्रेटेजीज सारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, उसने जब सेंसस काउंट किया, पॉपुलेशन काउंट किया, तो व्हाट दे फाउंड 12 to 13 million people. Can you think? 12 to 13 million people they perished as a result of famine and epidemic. तो खाना नहीं है, भूख से लोग मरे, फेमाइन से अकाल पड़ गया था, एंड सेकेंड थिंग एपिडेमिक बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा। ये सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 1 के हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स थे, द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। तो चिल्ड्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो आपको ये सारे इफेक्ट्स, देयर आर मोर देन 5 इफेक्ट्स गिवन। आप वॉर एक्सपेंसेस वाला पार्ट, टैक्सेस वाला पार्ट, फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर सप्लाइंग सोल्जर्स, देन शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्रॉप फेलियर, एंड लास्ट इफेक्ट्स ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये सब आपको कवर करने हैं किसमें? इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 3 इम्पैक्ट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स का है तो आपको 5 इम्पैक्ट्स लिखने हैं। फाइन, सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैंने जैसा बताया कि एक आग तो लग गई थी, उस आग को, उस पाक को जरूरत थी डायरेक्शन की, गाइडेंस की। वो गाइडेंस दी किसने? ऑलरेडी यू नो साउथ अफ्रीका में, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लैंड में, वहां पे गांधी जी ऑलरेडी ये चीजें कर रहे थे। ही फॉट फॉर अगेंस्ट अपार्थीड लाइक नेल्सन मंडेला, उन्होंने खुद ने सफर किया, तो ही वाज ऑलरेडी डूइंग इट इन द अदर कंट्रीज। और जब वो अपनी कंट्री में वापस आए, when Mahatma Gandhi returned to India in January 1915 during World War I and he saw the circumstances, सब कुछ देखा उन्होंने, उनको समझ में आ गया चेंज की जरूरत है, बहुत हो गया, नाउ वी नीड टू चेंज। और उन्होंने पॉलिसी अपनाई किसकी? सत्याग्रह। उनको एक ही चीज समझ में आई कि कॉज सच्चा है ना, जिस रीजन के लिए आप फाइट कर रहे हो, इफ द रीजन इज जस्ट एंड ट्रू, किसी का टॉर्चर नहीं है, किसी को ऑप्रेस नहीं कर रहे हो आप, अगर आपका कॉज सच्चा है तो आपका तरीका भी सच्चा होना चाहिए। यू डोंट हैव टू फाइट फिजिकली विद समबडी, यू डोंट हैव टू हैरेस समबडी मेंटली। आप ट्रुथ, आप नॉन वायलेंस, आप अपनी बात रख के विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी यू कैन अचीव इट। दिस इज व्हाट गांधी जी बिलीव्ड इन। सो लेट अस अंडरस्टैंड उनकी आइडियोलॉजी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इट एम्फसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि देखो बेटा वर्ड ही ये है सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ एंड आग्रह दैट मीन्स टू फॉलो। तो ही wanted people to follow truth, he himself followed it, so that's what he wanted, and the need to search for truth,
इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर जिस रीजन के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो सच्चा है, एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, जरूरत ही नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर। आपको कोई कितना भी टॉर्चर कर रहा है, लेकिन आपका तरीका अगर सही है और आप सच के लिए लड़ रहे हो, तो आपको उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड इन। दो इसके अगेंस्ट चीजें हुई, मेनी पीपल वेंट अगेंस्ट हिम, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में जानने वाले हैं, बट गांधी जी प्रूव्ड दिस थिंग बाय द एंड ऑफ नेशनलिज्म। ही प्रूव्ड दिस थिंग कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ से भी नेशनलिज्म, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस अचीव हो सकता है। दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड, राइट। तो आगे चलते हैं, आके गांधी जी ने क्या किया। एज आई टोल्ड यू, सत्याग्रह की आइडियोलॉजी उनके दिमाग में आ गई थी कि ये करना है। एग्जीक्यूट कैसे किया उन्होंने। नाउ दीज आर लाइक 3 सत्याग्रह। इस पे अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। चिल्ड्रन काइंडली अंडरलाइन इट इन योर एनसीईआरटी। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल है। अलॉन्ग विथ दैट इससे आपका मैप क्वेश्चन भी बनता है। तो हमें बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक, 3 मार्क्स का सत्याग्रह का टॉपिक। तो क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन कैन कम, इट कैन डायरेक्टली आस्क यू 3 सत्याग्रह, व्हिच वर द 3 इनिशियल सत्याग्रह, उनके प्लेसेस, उनके ईयर्स, उनके कॉजेस, कब हुए थे, कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे, व्हाट वाज द कॉज, राइट। और ये कहाँ हुए थे, दिस विल हेल्प यू इन मैप पार्ट ऑल्सो। तो चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो पहला सत्याग्रह दैट वाज इन 1916। ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 2 मिनट के लिए 8th स्टैंडर्ड वापस चलते हैं और 8th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था इंडिगो प्लांटेशन। जो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट द पीपल वर ऑलरेडी हैविंग रिबेलियन। सो यू रिमेंबर वी रेड अबाउट इंडिगो रिबेलियन, हाउ पीपल फोर्ट अगेंस्ट दिस एंड दे डिनाइड टू प्रोड्यूस मोर इंडिगो। तो ये और पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो रहा था, बट देन जब वहां बंद हुआ, फ्रॉम देयर इट वाज टेकन टू बिहार। तो लोगों को लगा कि अब बिहार चला गया, बिहार में सेम चीज हो जाएगी, बट गांधी जी रीच्ड बिहार। वो पहुंचे चंपारण, जो कि मेन हब जगह थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए, एंड देयर he helped the people, he inspired the peasants to struggle against oppressive plantation system। कौन सा वाला? इंडिया का। इंडिया का जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, इंडिया का इंडिगो के लिए, राइट। तो इंडिगो के अगेंस्ट जो लोग रिबेलियन कर रहे थे, गांधी जी ने उनको लीड किया, he made them understood, और दिस इज हाउ इंडिगो को रोका गया ग्रो करने से, फार्मर्स को उनके राइट्स मिले। तो आपको पता होना चाहिए ये 1916 में हुआ। इन फ्यू ऑफ द बुक्स इट इज गिवन 1917, काइंडली करेक्टेड। ये 1916 में हुआ। प्लेस वाज चंपारण बिहार, मैप पार्ट के लिए, एंड कॉज वाज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स, उनके लिए ये सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड सत्याग्रह पर चलते हैं हम, और ईयर्स बहुत इजी है ये, लाइक इन अ क्रोनोलॉजी, 1916, 1917, 1918, राइट। बिकॉज इस चैप्टर से ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 16 में आपका चंपारण बिहार वाला एरिया प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। देन 17 में यू हैव इट फॉर खेड़ा, खेड़ा इज इन गुजरात, यहाँ पे पीजेंट्स के लिए था। एंड देन अहमदाबाद में आपका, अगेन अहमदाबाद गुजरात में, तो इट वाज इन 1918, ये था आपका वर्कर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो दिस इज हाउ आप एक क्रोनोलॉजी में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यू हैव दीज प्लेसेस, ये आपका बिहार वाला पार्ट है और बाकी के दोनों हैं आपके कहां से? गुजरात से। Let us know the purpose of second satyagrah. 1917 second satyagrah, he organized the satyagrah for the peasants to support them. The place was खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? जैसे वहां पे प्रॉब्लम इंडिगो प्लांटेशन की थी, यहाँ प्रॉब्लम थी अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्रॉप फेल हो गया था, और जैसे हमने इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक पढ़ा, यहाँ पे था प्लेग, ठीक है। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा नाउ कुड नॉट, अब जब क्रॉप फेल हो गया, एपिडेमिक हो गया, हाउ कुड द पीजेंट्स पे द टैक्सेस, रेवेन्यू कैसे देते? तो उसके अगेंस्ट व्हेन रेवेन्यू वाज डिमांडेड, कलेक्शन हुआ, स्ट्रिक्ट कलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो दिस वाज गांधी जी हु हेल्प्ड देम इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस एंड इन डिनाइंग फॉर पेइंग द रेवेन्यू।
सो ये था पर्पस, ये था मोटो सेकेंड सत्याग्रह का। आगे चलते हैं हम 1918 when महात्मा गांधी went to अहमदाबाद to organize a सत्याग्रह मूवमेंट amongst cotton mill workers। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी बेटर वेजेस के लिए, वेजेस, आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस। इसके लिए अहमदाबाद में फाइट कर रहे थे वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स, और गांधी जी ने जाके उनको सपोर्ट किया। फाइन चिल्ड्रन, सो इट्स वेरी इजी, 3 years, 3 places एंड 3 पर्पस। ये आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक 3 marks का क्वेश्चन सत्याग्रह के लिए प्रिपेयर हो जाएगा एंड 1 mark का क्वेश्चन आपका मैप के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस इनिशियल सत्याग्रह है, बट चीजें यहाँ रुकी नहीं। एक अभी आपने देखा होगा ये सत्याग्रह कैसे थे, अलग अलग रीजन्स में, इट वाज स्कैटर्ड। कोई ऐसा मूवमेंट चाहिए था जो सब इंडियंस में एक आग लगा सके, है ना, कि फाइट बैक, कि अब लड़ो, अब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, कोऑपरेट ही नहीं करना है इनके साथ, राइट। ये आना बाकी था अभी, तो ये अब आने वाला था। उसी टाइम पे जब ये सत्याग्रह चल रहे थे, सो गांधी जी को लगा कि जरूरत है एक नेशन वाइड कुछ सत्याग्रह करने की, और उसी टाइम पे द ब्रिटिशर्स व्हेन दे सॉ दी सत्याग्रह, उन्होंने इम्पोज कर दिया इंडिया में रॉलेट एक्ट। यू रिमेंबर क्लास 8 में हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट, जानते हैं क्या था ये। सो एम्बोल्डन्ड विद द सक्सेस, क्योंकि उनके सत्याग्रह बहुत अच्छे रहे, सो ही फेल्ट एम्बोल्डन्ड, बोल्ड हो गए वो कि अब तो हमें करना है बड़ा सत्याग्रह। सो व्हेन ही गॉट द सक्सेस इन ऑल दिस इनिशियल सत्याग्रह, गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act। तो ये Rowlatt Act था क्या? This act सबसे पहले तो it was hurriedly passed through the Imperial Legislative Council, जो ब्रिटिशर्स का काउंसिल था, despite the united opposition of Indian members। हमने किया था अपोज, उसके बाद भी इसको कर दिया गया पास। तो हमने अपोज क्यों किया था, क्या प्रॉब्लम थी? It gave the government enormous powers to repress political activities। जितने भी सत्याग्रह हो रहे थे, जितनी भी political activities हो रही थी, ब्रिटिशर्स उनको दबा सकते थे, स्टॉप कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। ये पावर्स मिल गए रॉलेट एक्ट में। सेकेंड थिंग, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years। बिना कोई ट्रायल के, राइट, बिना, पहले होता था कि कोई प्रिजनर है तो उसको 2 साल रखना होता, बिना किसी ट्रायल के दे कुड फिनिश देम, दे कुड डिटेन देम। ये एक, आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज आ गए थे? ये लॉज, ये रूल निकाला गया रॉलेट एक्ट में। तो रॉलेट एक्ट ने फ्रीडम दे दिया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि आप पकड़ो, जेल में डालो, कोई भी होती है पॉलिसी ऐसी, कोई भी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनके रूल्स के अगेंस्ट, जस्ट कैच देम, थ्रो देम इन द बार एंड देन डिटेन देम, फिनिश देम विदाउट एनी ट्रायल ऑफ 2 years। तो जब ये हुआ, गांधी जी को लगा, एंड इट वाज लाइक एक्चुअली जेन्युइन था वो प्रोटेस्ट होना। सो ही थॉट ऑफ अ नेशन वाइड सत्याग्रह। तो लोगों ने स्टार्ट करी, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस, उनको चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई 6 April, दैट वाज 1919, 6 April 1919 में एक हड़ताल स्टार्ट हुई। पीपल स्टार्टेड रिबेलिंग बैक, ठीक है, लोगों ने हड़ताल स्टार्ट करी, लोगों ने जाके अटैक्स किए गवर्नमेंट बॉडीज पे, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड दिस इज हाउ, लाइक, पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रॉलेट एक्ट। पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करनी थी और इन्होंने वो ही ज्यादा करी टू शो कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस पॉलिटिकल, दिस योर रॉलेट एक्ट 1990। ये प्रोसेस चल रहा था, और जब अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा चल गया है, देयर इज अ टाइम कि अब जरूरत है क्या करने की, कुछ बड़ा करने की। तो ब्रिटिशर्स थॉट ऑफ समथिंग एल्स, और उस टाइम लगा दिया गया हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद में मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इस रॉलेट एक्ट का और भी एडवांस्ड, और क्या कह सकते हैं, ऑप्रेसिव तरीका था, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव, ब्रूटल तरीका था। क्या था ये, लेट अस अंडरस्टैंड। 10th April 1919 अगेन टाइम था ये, राइट, बैसाखी के आसपास का। 13th April आपकी बैसाखी होती है। सो 10th April द पुलिस इन अमृतसर दे फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। गांधी जी शुरू से लोगों ने किया, गांधी जी ने समझाया, और गांधी जी ने एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उनकी हड़ताल, उनकी स्ट्राइक्स भी बहुत पीसफुल तरीके से चल रही थी। बट देन द ब्रिटिश आर्मी, the British police officials, they fired on a peaceful procession that provoking, समझते हो,
अंदर से एक प्रोवोक हो गया कि आप शांति से काम कर रहे हो अपना, एंड देन somebody like provokes you and that makes you violent. यही हुआ यहाँ पे. That provoking widespread attacks on banks, ऑफिशियल जितनी भी बॉडीज थी उन पे अटैक हुए, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशन. ये इसने क्या क्रिएट कर दिया, वायलेंस क्रिएट कर दिया कंट्री में. और उसी टाइम पे मार्शल लॉ लगा दिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस मार्शल लॉ, एज आई टोल्ड यू, रॉलेट एक्ट का ये बड़ा वाला स्कैरी फॉर्म था ना. इसमें क्या था, नाउ इफ पीपल फाउंड डूइंग एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्रिएटिंग एनी कोई भी कॉन्स्पिरेसी करते मिल गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे विल बी शॉट एट द सेम मोमेंट. उन्हें उसी टाइम पे ओपन फायरिंग करके मार दिया जाएगा. ये हो गया आपका मार्शल लॉ में आ गया ये चीज. अब इंडिया में बहुत सी जगह पे पता ही नहीं था. स्पेशली सपोज आपके पंजाब में ये इम्पोज हुआ है और लोग आए हुए हैं बाहर से कहीं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ लगा हुआ है. अभी पेंडेमिक के टाइम पे अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हो गए थे, लॉकडाउन के, अनलॉक के, बहुत सारे अलग अलग रूल्स थे. तो सपोज आप किसी दूसरे उस स्टेट में जा रहे हो तो आपको उसकी पॉलिसी समझनी पड़ेगी, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है. तो मार्शल लॉ के साथ भी यही हुआ. सो लेट अस सी वन इंसिडेंस जिसे हम बहुत बड़ा इंसिडेंस बोलते हैं. अच्छा, मार्शल लॉ, द मेन पर्सन हु वाज बिहाइंड इट, दैट वाज जनरल डायर. तो आपको जनरल डायर का नेम काफी फेमस है, ये इनका नेम लर्न रखना है क्योंकि इनका नेम एसोसिएटेड है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट दैट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स. तो मार्शल लॉ का डायरेक्ट रिलेशन है आपका जलियांवाला बाग, इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स. 13 अप्रैल 1919 का टाइम अगेन. ओके, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन दैट डे. हुआ क्या था, देयर वाज अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग. बहुत सारे लोग आए हुए थे. बैसाखी का दिन था, राइट, सेलिब्रेशन हो रहा था, बहुत बड़ा ग्राउंड था. कुछ लोग एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे. सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, सम ऑफ देम, बट others had come to attend the annual Baisakhi fair, so they were like innocent people as well. Being from outside the city, उनको पता भी नहीं था कि उस सिटी में मार्शल लॉ लगा हुआ है. Many villagers were unaware of martial law that had been imposed. और उसी टाइम पे जब ये सेलिब्रेशन और इतनी सारी गैदरिंग चल रही थी, तो क्या हुआ, लोगों को गैदरिंग भी अलाउड नहीं थी कि गैदर करेंगे तो बात करेंगे, बात करेंगे तो बात बढ़ेगी. दैट गैदरिंग वाज नॉट अलाउड. ठीक है, तो अभी जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 144 लग जाता है, धारा 144, जिसमें लाइक हुआ है काफी बार, लॉकडाउन के टाइम पे लगा है कि पीपल कैन नॉट गैदर. वो रीजन था कि पेंडेमिक स्प्रेड ना हो, राइट. यहाँ पे रीजन क्या था कि वो कॉन्स्पिरेसी स्प्रेड ना हो, चीजें लोग रिबेलियस ना बने, दे शुड नॉट स्प्रेड इट, क्रिएट इंक्रीज ना हो, राइट. तो जनरल डायर आए, ही एंटर्ड द एरिया, ही ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, लोग बाहर ना निकल पाए. कितना ब्रूटल रिएक्शन था, ब्रूटल. And he blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. Lot of like innocent people died in this. And what he said later, कि मेरा मकसद मारना नहीं था. His object was not to kill the people. His object was to produce a feeling of terror amongst the people, कि लोग डर जाएं, इसके बाद तो लोग कुछ करे ही नहीं. पर क्या हुआ ऐसा? होता तो फिर 1919 में ही हमारा नेशनलिज्म बंद हो जाता, शायद हम आज भी आजाद ना होते. ऐसा नहीं हुआ, राइट. सो हिज ऑब्जेक्ट, एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ. ये उनको स्प्रेड करना था. जब गांधी जी ने ये देखा, और ऐसा नहीं है चीजें, जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इंडियंस नेक्स्ट डे और एनर्जी के साथ और वायलेंस के साथ दे फोर्ट बैक, अटैक. ये अटैक चल रहा था दोनों साइड से. इधर ब्रिटिशर्स ने कर दिया अपने अटैक मार्शल लॉ को और स्ट्रिक्ट, ठीक है. द विलेजेस वर बॉम्ब्ड, पीपल वर डन ओपन शूट, जहां पे भी होता है. दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस, दे हैड टू क्रॉल, दे हैड टू सैल्यूट द ऑफिशियल्स. बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज बना दिए गए, जो सब क्या थे, ऑप्रेसिव थे. कहीं ना कहीं इंडियंस के सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनको मेंटली एंड फिजिकली हैरेस कर रहे थे. तो ये वायलेंस दोनों साइड से चल रहा था, ब्रिटिशर्स के साइड से भी, इंडियन रिबेलियंस के साइड से भी, स्पेशली रेडिकल्स के साइड से. जब गांधी जी ने ये देखा, क्योंकि उनका तो मकसद ही अलग था, he was never in the support of violence. So when Gandhi ji saw this violence, seeing the violence spread, Gandhi ji called off this movement. आपका जो सत्याग्रह वाला कह सकते हैं आप, वो एक बार रोक दिया गया. अभी तक एनसीएम नहीं आया है. ये एक नेशन वाइड सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था, बट इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, इसको एक बार स्टॉप कर दिया गया.
किसके बाद? जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद। फाइन, तो स्टोरी रुक गई क्या? क्या स्टोरी रुक गई यहाँ? नहीं, स्टोरी नहीं रुकी है। अब गांधी जी को लगा कि जरूरत है इस सत्याग्रह को थोड़ा ब्रॉड करने की, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेने से काम नहीं चलेगा। एंड व्हाट ही थॉट कि अब जरूरत है क्या करने की, एक इशू उठाने की जहां पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी ने कहा मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, आई विल मेक एन अम्ब्रेला। समझ रहे हो, ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज मार्क इट। एनसीएम को उन्होंने अम्ब्रेला बोला, इस मूवमेंट को उन्होंने अम्ब्रेला बोला, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स को मैं साथ लाऊंगा। सो व्हेन वी विल बी टुगेदर वी विल बी स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो दैट इज व्हाट गांधी जी बिलीव्ड इन। और उन्होंने उस टाइम पे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1, ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर गिर गया था, इट वॉज अ डिफीट ऑफ दैम, और इसकी वजह से देयर वाज अ रूमर एवरीवेयर कि मुस्लिम्स क्या डिक्लेयर होने वाले, माइनॉरिटी डिक्लेयर होने वाले, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम रिलीजन सब कुछ कोलैप्स होने वाला है, देयर एग्जिस्टेंस विल हैव अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने इस इशू को उठाया, स्पेशली क्योंकि इंडिया में थे मुस्लिम्स, राइट? सो ही वाज देयर एंड ही अंडरस्टूड दैट द वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो खिलाफत इज द स्पिरिचुअल हैड फॉर मुस्लिम्स, आप सबको पता होना चाहिए ये। That was the term for खलीफा। तो उन्हीं से फिर वर्ड आया आपका खिलाफत। तो ये है आपका वर्ड खलीफा, खलीफा से आया आपका खिलाफत। तो था क्या ये इशू, पहले समझते हैं। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey। जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिम्स एम्पायर एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो गया था उनकी डिफीट पे। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor। जो Ottoman Emperor थे उस टाइम पे कौन थे? The Khalifa, spiritual head of Islamic world, the Khalifa। उन पे एक harsh treaty लगेगी, and there maybe the Muslims can be declared minorities, and उनके existence पे भी question mark हो सकता है। तो गांधी जी ने इसी को माना एक proper issue कि इस टाइम पे हम मुस्लिम्स की हेल्प करके उनको अपने साथ, अपने इस अम्ब्रेला में, यूनिफिकेशन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के अम्ब्रेला में साथ में ला सकते हैं। एंड ही डिड इट। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमिटी, प्लीज अंडरलाइन इट, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। और एक यंग जनरेशन थी उस टाइम पे मुस्लिम लीडर्स की, जिसमें दो ब्रदर्स लीडर्स थे, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। They began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on this issue। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम ये करेंगे। तो ये खिलाफत कमेटी बनी हिंदू और मुस्लिम्स के कॉम्बिनेशन को लेकर। फाइन चिल्ड्रन, तो ये था आपका हिंदूज प्लस मुस्लिम्स, उनका अम्ब्रेला। फिर हुआ हमारा, अब नाउ वन थिंग चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम कांग्रेस सेशंस पढ़ने वाले हैं। देयर वर सो मेनी सेशंस, कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस हुए, बट हम स्पेशली यहाँ पे मैप पार्ट के हिसाब से भी 4 सेशंस पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका फर्स्ट सेशन आता है, प्लीज अंडरलाइन इट, दैट इज द फर्स्ट सेशन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग one of the most important, that is Calcutta session। Calcutta session आपका क्या था? This Calcutta session of Congress in September 1920, please underline, Calcutta session of Congress in September 1920। ये एक ऑफिशियल सेशन था when गांधी जी convinced other leaders also to need the start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज। So हमारा तो स्वराज, for the Hindus it was स्वराज, for Muslims खिलाफत, और मुद्दा फिर बन गया ये नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोनों के इश्यूज को लिया, कंबाइन किया, और कांग्रेस सेशन
कैलकाटा का जो सितंबर 1920 में हुआ था, इसमें ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया कि हम करने वाले हैं एक नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स अब दोनों कंबाइन होकर स्वराज के लिए फाइट करेंगे, राइट। तो ये सेशन का आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। यू शुड नो कि क्यों हुआ था ये सेशन और कब हुआ था। तो कब हुआ था, दैट इज सितंबर 1920, और क्यों हुआ था, फॉर डिक्लेयरिंग एनसीएम so that Swaraj can be achieved with the help of combination of Hindus, a unity of Hindus and Muslims both। ये था इस सेशन का मोटो। आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है क्यों, मतलब इसका नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों रखा गया, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों, द क्वेश्चन वाज दिस, ओके। तो इसको डिवाइड करते हैं। नॉन कॉपरेशन को अगर आप लिटरली समझेंगे, इट मीन्स नॉट टू कॉपरेट, कॉपरेट नहीं करना, नो नो, मुझे कॉपरेट नहीं करना। गांधी जी ने एक बात बोली थी, दैट इन वन ऑफ हिज फेमस बुक, प्लीज अंडरलाइन द नेम, हिंद स्वराज 1909, एक बुक आई थी गांधी जी की, और गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। वो हमें रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें रूल करने दे रहे हैं। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड एंड इट वाज वेरी ट्रू। दे केम फॉर ट्रेड पर्पस, वो तो ट्रेड करने आए थे ना, तो जब वो ट्रेड करने आए थे तो उनको ट्रेड करने देना था। हमने जब दे स्टार्टेड दोज बैटल्स, इनिशियल बैटल हुए आपका, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, राइट, एंग्लो मराठा वॉर्स हुए आपके, इतने सारे वॉर्स जब हो रहे थे, मैसूर वॉर्स हुए आपके, इतने सारे वॉर्स कैसे हो पाए, इट वाज ऑल बिकॉज वी लेट देम डू। सो दे केम फॉर ट्रेड, और हम उनको कॉपरेट करते गए, उनकी राइट्स बढ़ते गए, एक्सटेंड होते गए, एंड समवेयर क्योंकि हम डिवाइडेड थे, हम सबने अपना अपना फायदा देखा। द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे सॉ देयर ओन इम्पोर्टेंस। किसी ने अपना, फार्मर्स ने अपना फायदा देखा, बिजनेस क्लास ने अपना देखा, सबके फायदे अलग अलग थे। तो जब सबको लगा कि हमारे फायदे कंप्लीट हो रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ने यही तो फायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल, हम लोग अपने अपने फायदों के लिए डिवाइड हो गए, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग अस एंड वी स्टार्टेड कोऑपरेटिंग। हमने उनको साथ देना शुरू किया, उन्होंने हमें रखा अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट बनाई और हमें उस गवर्नमेंट के अंडर काम करवाया, और हमने किया, वी कोऑपरेटेड। तो गांधी जी ने यही कॉन्सेप्ट समझाया, नॉन कोऑपरेशन, साथ नहीं देना है, असहयोग। यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन हिंदी थ्रू मेक यू कि एग्जैक्टली लिटरली मीनिंग क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था ये, कि हमें कोऑपरेट ही नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, एंड उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई कैसे कैसे कॉपरेट नहीं करना है। सो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। इस आइडियोलॉजी को, जो नॉन कॉपरेशन की आइडियोलॉजी थी, इसको इतना बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट कैसे बनाया जा सकता है, ये गांधी जी ने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिशर्स ने जो हमें टाइटल्स पोस्ट दे रखी हैं, हमारी कंट्री, और हमें ही टाइटल्स पोस्ट वो दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो सरेंडर करो। दैट शोज डिसरिस्पेक्ट। उनके दिए हुए टाइटल्स को अगर आप रिटर्न कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है, स्पोर्ट्स कमेटी होती है, अभी जो फार्मर्स का हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारे जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे, अचीवर्स थे, उन्होंने अपने टाइटल्स, अपने अवार्ड्स, अपनी ट्रॉफीज रिटर्न कर दी। क्या प्रेजेंट करने के लिए, कि दैट शोज द डिसरिस्पेक्ट, नॉट टू अग्री विद समथिंग, नॉट टू कोऑपरेट समवन। यही यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, जो गांधी जी ने बोला लोगों को। So they said to surrender the titles that the government had awarded, boycott of civil services, उनकी civil services, उनका administration, and we were working under that. So boycott of civil services, not to be a part of army, ports, police, courts, legislative councils, elections भी boycott करने को बोला गया, schools, and सबसे important foreign goods। हम ये सब क्या करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, हम ये सब क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट इन एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये था एनसीएम का मोटो।
लेकिन एज आई टोल्ड यू, हम थे क्या, हम थे डिवाइडेड। जब हम डिवाइडेड थे तो टाइम तो लगेगा, यूनाइटेड होने की जरूरत थी। तो क्योंकि हम डिवाइडेड थे तो कांग्रेस, बिकॉज इट वाज द पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी वर्ल्ड वाइड भी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, यहाँ पे अंदर चल रहा था टसल। somebody was like कि करते हैं इस तरह से बॉयकॉट, मैनी ऑफ देम वर लाइक कि नहीं करते, इससे वायलेंस ही फैलेगा, कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो इट वाज लाइक इंटरनल क्लैशेस कि करें ना करें, करें ना करें। और फिर से एक कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आया कैलकाटा सेशन के बाद, और नेक्स्ट सेशन है नागपुर सेशन। हम करेंगे ये, पहले समझते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम थी कांग्रेस के अंदर। सो मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, सम वर लाइक फेवरिंग, दे वर ओके विद बॉयकॉट। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ये एक मार्च हुआ था जिसमें दिस चरखा, सच ए बिग चरखा वाज यूज्ड एज टू रिप्रेजेंट कि हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम अपने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अपना क्लोथ हम खादी प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस शोज कि हम सेल्फ रिलायंट है, वी डोंट वांट टू इम्पोर्ट, हमें आपके गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गांधी जी ने प्रपोज किया। बट एक क्वेश्चन जो थे आपके इलेक्शंस, कि इलेक्शंस पे क्वेश्चन था कि बॉयकॉट करें ना करें, क्योंकि इलेक्शंस बॉयकॉट करना मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ही नहीं हो। जब आप उनकी गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं हो, आप कैसे फाइट करोगे? लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं पोस्ट रिक्वायर्ड है फाइट करने के लिए, यू नीड सम डेजिग्नेशन। तो इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क था। Many of the Congress leaders were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 में जो council elections होने वाले थे, they were not ready, they were reluctant to boycott them. And उनको fear था कि अगर ऐसा क्यों, reason क्या था? Because they had a fear that that movement would lead to popular violence. Elections को boycott करना is somewhere आपने open rebel कर दिया, आपने openly non-cooperate announce कर दिया. So that will lead to non-violence. But इसको टाइम लगा, स्पेशली इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का टाइम था। देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। कुछ लोग कह रहे थे इलेक्शंस को लेकर यस, कुछ कह रहे थे नो, यस और नो। तो क्या होना चाहिए, है ना? फाइनली डिसाइड हुआ कि करेंगे बॉयकॉट, विल फाइट, ओपन फाइट करेंगे, ओपन रिबेल करेंगे। एंड फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट। एक टाइम तो ऐसा लगा था कि नहीं हो सकता। फॉर द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, सम वर लाइक सपोर्ट करेंगे तो पूरा खुल के, और अपोनेंट्स स्पेशली इलेक्शन वाले पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क था। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन, नागपुर का जो सेशन मैं आपको बता रही हूँ, सेकेंड सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन मैप के लिए भी, नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920, कैलकाटा हुआ था आपका सितंबर 1920 में, जहां पे एनसीएम को लॉन्च करने के लिए हिंदू मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट वाला। नेक्स्ट हुआ आपका दिसंबर 1920 एंड एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। सो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और एनसीएम फाइनली अडॉप्ट किया गया। तो उस टाइम खिलाफत इशू को रेगुलेट किया था कांग्रेस सेशन, कौन सा? कैलकाटा, सितंबर 1920। यहां पे ऑफिशियली इंटरनल टशल, सारे कॉम्प्रोमाइजेस होके डिक्लेयर कर दिया एट लास्ट कि हाँ एनसीएम अब लॉन्च होगा ही। राइट चिल्ड्रेन? सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो लेट अस हैव अ रीकैप, प्रीकैप वंस अगेन कि हमने किया क्या है चिल्ड्रन टिल नाउ। वी स्टार्टेड विद द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। हमने समझा कि वर्ल्ड वॉर 1 के हमारी इंडियन सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट्स पड़े। उसके बाद हमने समझा नेक्स्ट टॉपिक, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी आए एंड ही अंडरस्टूड दिस थिंग कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस से चीजें अचीव होंगी। फिर हमने 3 मेजर सत्याग्रह जाने, द मेन सत्याग्रह ऑफ चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम ऑफ रॉलेट एक्ट, और उसी के कंटिन्यूशन में मार्शल लॉ पढ़ा, जहां पे हमने वन ऑफ द इनफेमस लॉ दैट इज इवेंट दैट इज जलियांवाला बाग मैसेक्रे, वो हमने समझा। उसके बाद उसके इफेक्ट्स जाने एंड फाइनली खिलाफत मूवमेंट, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स का इशू हुआ एंड दे वर कंबाइंड नॉन कॉपरेशन खिलाफत कमेटी जो बनी, फेमस आया आपका कौन सा सेशन? दैट वाज कैलकाटा सेशन। हमने कॉन्सेप्ट समझा नॉन कॉपरेशन और क्या क्या चीजें हैं जिनमें हमें नॉन कॉपरेशन करना है, हमें कॉपरेट नहीं करना है। एंड फाइनली जब एक डिलेमा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें ना करें, करें ना करें, तो एक सेशन हुआ कांग्रेस सेशन, नागपुर सेशन का, दिसंबर 1920
एंड इसे नेशन वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया टू बॉयकॉट एवरीथिंग इवन द इलेक्शंस, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। डे 27 नेक्स्ट डे मिलते हैं हम, और हम समझेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को डिटेल में कि ये था क्या, लोगों ने इसको कैसे कैसे लिया, क्या इसे कितना सक्सेसफुल रहा, कितना नहीं रहा, फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। दैट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।